क्लास 10th गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स, ये है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 और आज की इस वीडियो में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे उस रिएक्शन से जिससे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो उसमें आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ आनी चाहिए। याद करो, मैंने आपको लेक्चर 2 के एंड में ये कहा था कि ये रिएक्टिविटी सीरीज़ वाला टेबल आपको याद करना है। रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्या होता है, 13 एलिमेंट्स को एक इस तरीके से अरेंज किया गया है कि सबसे ऊपर वो एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव का मतलब है कि उसे कैसे भी एटमॉस्फेयर में आप नॉर्मली खुला छोड़ दोगे तो वह एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, और उसको सबसे टॉप पे रखते हुए फिर नीचे सबसे लास्ट में हमने उस एलिमेंट को रखा है, यानी कि गोल्ड उस एलिमेंट को रखा है जो सबसे कम रिएक्टिव है, यानी कि वो रिएक्शन बहुत ही कम करता है। ठीक है, और ये जो अरेंजमेंट है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि रिएक्टिविटी यहाँ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो देखो कौन कौन से एलिमेंट है। सबसे पहले है पोटेशियम, के मतलब पोटेशियम, देन Na मतलब सोडियम, Ca मतलब कैल्शियम, Mg दैट इज़ मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन Fe मतलब आयरन, Pb मतलब लेड, और ये H जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन को। अब आप कहोगे ये मेटल्स का टेबल है तो हाइड्रोजन यहाँ कहाँ से आ गया, हाइड्रोजन थोड़ी ना कोई मेटल है, तो हाइड्रोजन मेटल नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हाइड्रोजन में भी कुछ ना कुछ तो रिएक्टिविटी होगी ना, तो वो रिएक्टिविटी लेड और कॉपर के बीच में आती है, ये आपको बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ने वाले हो तो आप देखोगे कौन किसको कैसे डिस्प्लेस कर रहा है, तो हाइड्रोजन भी आएगा। तो आपको पता तो होना चाहिए कि हाइड्रोजन को कौन डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद आएगा कॉपर, देन Hg का मतलब होता है मर्क्यूरी। ठीक है, Ag मतलब सिल्वर और Au मतलब गोल्ड। देखो तीनों के नाम थोड़े अलग ही हैं। मर्क्यूरी के लिए सिंबल अलग ही है Hg, सिल्वर के लिए Ag, गोल्ड के लिए Au। ठीक है, तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज। इनको याद करने के बहुत अलग स्टाइल्स हैं, आप देख सकते हो यूट्यूब पर। ठीक है, इनको याद करने के बहुत अलग स्टाइल बनाए गए हैं। अब उसके बाद हम देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट के नाम में ही आ रहा है डिस्प्लेस। क्या आ रहा है, डिस्प्लेस। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेस का मतलब होता है उड़ा देना या फिर हटा देना। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या लिखा है, रिएक्शंस इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ऐसे रिएक्शंस जिसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हमें कैसे पता चलेगा, जो सबसे टॉप पर है रिएक्टिविटी सीरीज में, डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें क्या हो कि एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव यानी कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को उसके जो सॉल्यूशन है, कंपाउंड है, वहाँ से हटा दे, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि आप ऐसे समझो कि ये A है, एक एलिमेंट है, और ये B और C दोनों एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं BC। तो अब A में इतनी पावर है कि वो B को डिस्प्लेस कर सकता है, यानी कि A की रिएक्टिविटी B से ज़्यादा है। तो वो क्या करेगा, B को उसके सॉल्यूशन से उड़ा देगा। उड़ा दिया तो देखो B को इसने उड़ा दिया, और A अब किसके साथ रिएक्ट करेगा, C के साथ, तो बनाएगा AC+B। आया आपको समझ में। जैसे कि आप एग्जांपल देखो, Fe+CuSO4, यहाँ पर आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो आप देखो Fe और Cu, आप ये देखो, ये है Fe यानी कि आयरन, ठीक है, और Cu यानी कि कॉपर, ये रहा। अब आप बताओ आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है या कॉपर रिएक्टिव है ज़्यादा? ऑब्वियसली आयरन है, क्योंकि वो रिएक्टिविटी में ऊपर आ रहा है। तो आयरन क्या करेगा, इस सॉल्यूशन में से कॉपर को हटा देगा और आयरन CuSO4 के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो हो जाएगा FeSO4। ठीक है, उसके बाद Cu अलग हो जाएगा, तो Cu यहाँ बाहर अलग आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ZnCuSO4 में भी Zn यानी कि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को हटा देगा और किसके साथ रिएक्ट करेगा, SO4 के साथ, यानी ZnSO4। ठीक है, बस इतना ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, और इसमें कुछ भी अलग बात कोई नहीं है। अब देख लेते हैं आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई एक्टिविटी को।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या एक्टिविटी है, टेक 3 आयरन नेल्स, 3 आयरन की नेल्स लेनी है, आयरन हो गया, ठीक है, क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर, फिर उन्हें साफ़ कर देना है सैंड पेपर से घिस के। फिर 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं ए और बी, और दोनों ही टेस्ट ट्यूब में 10 ml कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अब देखो मेन में मार्किंग कर दूं तो आयरन की नेल्स हैं तो उनके लिए मैं केमिकली Fe ये सिंबल यूज़ कर सकता हूँ, Fe मतलब आयरन, और मैं सॉल्यूशन ले रहा हूँ कॉपर सल्फेट का तो उसको मैं केमिकली ऐसे लिख सकता हूँ CuSO4। ओके, नाउ टाई 2 आयरन नेल्स विद अ थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब 2 आयरन नेल्स को धागे में बांध कर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देना है इन टेस्ट ट्यूब बी फॉर अबाउट 20 मिनट, 20 मिनट के लिए, ठीक है। नाउ कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन, और 3 आयरन नेल ली थी ना, आई थिंक, हाँ 3 आयरन नेल ली थी तो उसमें से 2 तो हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दी, एक जो है हमें अलग से रख लेनी है जिससे हम बाद में कंपैरिजन कर सकें। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अब 20 मिनट बाद बाहर निकालना है। देन कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। अब आपको टेस्ट ट्यूब ए और बी में मैच करना है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ब्लू कलर की इंटेंसिटी कितनी है, एंड ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और ये भी देखना है कि आयरन नेल्स में भी क्या चेंज आ गया जिनको हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला था, विथ 1 केप्ट असाइड, और ओरिजिनल जो हमारे पास एक है उसके कलर से हमें उसे मैच करना है। देखो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसमें आयरन नेल इमर्स कर दी हैं, ठीक है, बाय अ थ्रेड। अब देखो इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, क्या लिखा है, वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर। अब आयरन नेल तो कैसी होगी, सिल्वर कलर की होगी, तो वो ब्राउन कलर की क्यों हो गई। अब यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि क्यों हो गई, तो इसमें पता चल जा रहा है कि ठीक है भाई, रिएक्शन के बाद आयरन की नेल ब्राउन कलर की हो जाएगी, ये हमें पता चल रहा है। एंड द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सॉल्यूशन फेड्स, और वो क्वेश्चन कर रहे हैं बट हमें आंसर मिल जा रहा है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का होता है वो भी फेड हो जा रहा है, यानी कि हल्का हो जा रहा है, ठीक है। ये 2 चीज़ें हमें यहाँ से पता चली कि इस रिएक्शन में जो हमने आयरन नेल यूज़ की वो ओरिजिनली ग्रे कलर की होती हैं तो वो ब्राउन कलर की हो जाएगी। अच्छा ये भी देखो कि ब्राउन कलर की कब होती हैं, जब रस्ट लगती है, ठीक है। उसके बाद जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो भी फेड हो जाएगा, यानी कि हल्का हल्का लाइट ब्लू हो जाएगा। अब इस केमिकल रिएक्शन को अब रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो देखो हमने क्या किया, आयरन लिया सॉलिड FeS और उसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, एक्वस, AQ में उसमें हमने इमर्स कर दिया, तो जिससे हमें क्या मिला, FeSO4। कैसे मिला, Fe यानी कि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। देखो हम टेबल में देख लेते हैं, जो हमारे पास टेबल है उसमें Fe यानी कि आयरन, ये रहा आयरन, ठीक है, आयरन जो इस कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है ना, तो रिएक्टिव है तो कॉपर को उसको सॉल्यूशन से हटा देगा, तो इसीलिए कॉपर जो है यहाँ अलग हो गया, देखो ये अलग आ गया कॉपर, और Fe किसके साथ रिएक्ट करने लगा, SO4 के साथ, तो बनाएगा FeSO4 यानी आयरन सल्फेट। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट, आयरन ने दूसरे एलिमेंट को हटा दिया, वो कौन सा एलिमेंट है, कॉपर, फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब ऐसे ही रिएक्शन जिसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, एलिमेंट्स जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, तो उन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके दूसरे भी एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन से हैं, ZnCuSO4 यानी जिंक प्लस कॉपर सल्फेट जिससे मिलता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, वैसे ही लेड प्लस कॉपर क्लोराइड तो उससे मिलता है लेड क्लोराइड प्लस कॉपर, ठीक है। इनमें कुछ नहीं हो रहा है, आपको बस ये देखना है कि ये 2 चीज़ें हैं, तो इनमें से देखो आप इस तरीके से बात कर सकते हो कि SO4 तो आपको टेबल में दिया ही नहीं तो उस पर ध्यान ही मत दो, तो पक्का Zn जो है वो Cu को ही डिस्प्लेस कर देगा, तो Cu यहाँ अलग आपको लिख देना है और Zn को SO4 के साथ लिख देना है, ठीक है। दूसरा वाले रिएक्शन में देखोगे तो क्लोरीन है और कॉपर है, अब मैच कर लो कि लेड जो है किसको हटा सकता है, तो वो कॉपर को हटा सकता है, उससे ज़्यादा रिएक्टिव है वो, तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, फिर क्लोरीन के साथ, तो बन जाएगा PbCl2 यानी लेड क्लोराइड, और अलग से हमें क्या मिलेगा, कॉपर मिल जाएगा।
यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है कि जिंक और लेड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर से, तो इसलिए वो उसको उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, यानी हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारी फोर्थ टाइप की रिएक्शन जो है डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी तक हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या हो रहा था कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे रहा है, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होगा, दोनों साइड से ही डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे कि पहले मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये एक कंपाउंड हो गया AB, ठीक है, और ये कंपाउंड हो गया CD। अब समझ लो कि A जो है, यहाँ पर A जो है वो C से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कहें कि A जो है वो C से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो C को हटा देगा तो बचा क्या, D। तो A किसके साथ रिएक्ट करेगा, D के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये हो गया AD। अब वैसे ही ये बचा कुचा B यहाँ से बचे हुए C से रिएक्ट करेगा, तो वो बन जाएगा CB या फिर BC। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों तरफ से वो अपने आयंस एक्सचेंज कर दे रहे हैं। जब आयंस के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा ना 9th क्लास में, जो उनके ऊपर चार्ज होता है जिससे वो आयंस बनते हैं। तो यहाँ पर चार्ज जो है वो चेंज हो जाता है, जिसके वजह से पूरा एक अलग ही कंपाउंड बन जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसकी डेफिनेशन है रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। ऐसे रिएक्शंस जिनमें आयंस का एक्सचेंज हो जाता है बिटवीन द रिएक्टेंट्स, जो उसके रिएक्टेंट्स हैं उनके बीच में। अब जो इतना पार्ट है ये रिएक्टेंट्स हैं, तो रिएक्टेंट्स ने एक ने डी के साथ रिएक्शन की और बी ने सी के साथ रिएक्शन की, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, वी विल कॉल दैम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसके एग्जांपल देखो आप ध्यान से, Na2SO4। अब यहाँ पर वो रिएक्ट कर रहा है BaCl2 बैरियम क्लोराइड के साथ। ये सोडियम सल्फेट है, ये बैरियम क्लोराइड है। तो अब क्या होगा कि यहाँ का Na, यहाँ का आगे का पार्ट वहाँ के पीछे वाले पार्ट के साथ रिएक्ट करेगा, Na2Cl2। अब दोनों के साथ में सेम आयन है, सेम वैलेंसी, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो बचेगा NaCl। ठीक है, वैसे यहाँ पर है SO4 और यहाँ पर है Ba, तो अब यहाँ पे तो कुछ चेंज नहीं होगा, BaSO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा BaSO4। ठीक है, जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं उनमें आप क्या करने वाले हो, एक एक्वस सॉल्यूशन लोगे। देखो यहाँ पर आपने क्या किया, एक एक्वस सॉल्यूशन लिया और यहाँ पर भी आपने एक और एक्वस सॉल्यूशन लिया, और आपको प्रोडक्ट में एक एक्वस सॉल्यूशन मिला लेकिन एक आपको सॉलिड स्टेट में मिला। तो जितने भी आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करोगे उनमें हमेशा आपको एक सॉलिड मिलेगा, और वो ऐसा सॉलिड होगा जो पानी में नहीं घुलेगा, यानी उसे इनसॉल्युबल कह सकता हूँ क्योंकि वो पानी में नहीं घुलेगा। तो उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो प्रेसिपिटेट का मतलब क्या हो गया, सॉलिड सब्सटेंस, ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जो कि रिएक्शन में फॉर्म होता है और वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, यानी पानी में नहीं घुलता है। और ऐसे रिएक्शंस जिनमें ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ऐसे रिएक्शंस जिनमें प्रेसिपिटेट बनता है, उन्हें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह सकता हूँ? क्यों? क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। प्रेसिपिटेट मतलब ऐसा सॉलिड जो कि पानी में घुलता नहीं है। यहाँ पर इस रिएक्शन जो ऊपर जो रिएक्शन है इसमें जो आपका प्रेसिपिटेट बन रहा है वो वाइट कलर का होता है, BaSO4। याद रखना है आपको, ये कैसे कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं इसको टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी के थ्रू समझना। एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट। 3 ml हमें सोडियम सल्फेट लेना है। सोडियम सल्फेट यानी नीचे देखो इसको कैसे लिखेंगे, Na2SO4। और उसके बाद क्या करना है, ये एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया, फिर दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमें 3 ml बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना है। बैरियम क्लोराइड को कैसे लिखेंगे, BaCl2 एक्वस। बैरियम क्लोराइड को हम कैसे लिखेंगे, BaCl2। उसके बाद दोनों को मिक्स कर देना है। तो दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा BaSO4 सॉलिड है, ठीक है, और 2 NaCl यानी नमक मिल जाएगा। You will observe that a white substance which is insoluble in water, एक ऐसा वाइट सब्सटेंस बना जो कि पानी में इनसॉल्युबल है यानी नहीं घुलेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट कहेंगे।
ठीक है। और ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रेसिपिटेट बनता है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ये बात होगी प्रेसिपिटेशन वाले की। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में देखो कैसा हुआ क्यों। तो देखो द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 एंड Ba2+। SO4 ये उसकी पूरी वैलेंसी के साथ चार्ज के साथ उसको लिखा है, और Ba2+ ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो मिलता है BaSO4। देखो यहाँ पर दोनों के पास सेम चार्ज है, एक के पास है नेगेटिव में, एक के पास है नेगेटिव में, ये देखो एक के पास है पॉजिटिव में। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा ना कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज हो तो दोनों कट हो जाते हैं, तो क्या बचा BaSO4। नेक्स्ट द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड, और हमें क्या मिला, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक मिला। सच रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें आयंस को एक्सचेंज कर देते हैं, वो भी कहाँ, रिएक्टेंट्स के बीच में, तो उन्हें हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, यहाँ पर हमारी चारों टाइप्स की रिएक्शंस हो गई खत्म। अब आपकी बुक में है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब आपकी बुक में क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। पर ये होता क्या है, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है, तो देखो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि जब कोई सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन गेन कर ले, यानी उसके साथ ऑक्सीजन मिल जाए, या तो ऐसे समझ लो, या तो फिर उसमें से हाइड्रोजन निकल जाए। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, या तो किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिल जाए ऐसा हो, या तो फिर हाइड्रोजन हट जाए वहाँ से, तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। उससे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। जैसे कि एक रिएक्शन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन जिससे मिला CO2। अब मैं अब बात करूँ तो रिएक्टेंट में देखूँ तो कार्बन अकेला है, ठीक है, और रिएक्शन के बाद कार्बन के साथ क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई, तो यहाँ पर उसे ऑक्सीजन मिल रही है, वो ऑक्सीजन गेन कर रही है, तो मैं इसे बोलूँगा इस रिएक्शन को कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, फिर देखो रिडक्शन। रिडक्शन में इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन गेन हो रही थी, यहाँ पर हाइड्रोजन गेन हो रही है, और ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन लूज़ हो रहा था तो यहाँ पर ऑक्सीजन लूज़ हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीजन हट जाए, ठीक है, रिड्यूस हो जाए और हाइड्रोजन मिले, तो उसे बोलते हैं रिडक्शन। जैसे कि एक रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड जिसमें मैंने हाइड्रोजन के साथ उसकी रिएक्शन करा दी तो मुझे मिला कॉपर प्लस H2 यानी कि वाटर। अब आप देखो तो रिएक्शन से पहले CuO इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है, और रिएक्शन के बाद ये बन गया Cu, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन डिलीट हो गया, हट गया, रिड्यूस हो गया, तो मैं इससे क्या कहूँगा कि ये रिडक्शन है। अब देखो दोनों ही केस में क्या हो रहा है कि ऊपर वाले केस में यहाँ पर ऑक्सीडेशन करवा कौन रहा है, तो ये ऑक्सीजन जो है ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन करा रहा है, ये ऑक्सीजन है, इसके वजह से यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मैं इसे कह सकता हूँ कि ये ऑक्सीडेशन का काम करा रहा है। जो काम करा जैसे हम एजेंट बोलते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि वो यहाँ ऑक्सीडेशन करा रहा है, कह सकता हूँ ना। वैसे ही यहाँ दूसरे रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रही है, तो हाइड्रोजन गैस के आने के वजह से कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया है ना, तो मैं कह सकता हूँ कि ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिड्यूसिंग का काम करा रही है, इसलिए मैं इसे रिड्यूसिंग एजेंट कह सकता हूँ ना। ये एग्ज़ाम में आता है, इसलिए आपको इसकी डेफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। जो ऑक्सीडेशन का काम करा रहा है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, और जो रिडक्शन का काम करा रहा है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब ऐसे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन भी हो, एक साथ हमें ऑक्सीडेशन भी देखने को मिले और रिडक्शन भी देखने को मिले, उन्हें हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। सो रिएक्शंस इन विच वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज, एक रिएक्टेंट है वो ऑक्सीडाइज हो गया यानी कि उसे ऑक्सीजन मिल गई, वाइल द अदर गेट्स रिड्यूस्ड, और दूसरा एलिमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाए यानी कि उसमें से ऑक्सीजन हट जाए, उसे हाइड्रोजन मिल जाए, तो उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। उससे क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स ही क्यों कहते हैं, क्योंकि रिड्यूस से यहाँ देखो रिड्यूस से यहाँ RED आ गया, रिड्यूस रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन से यहाँ OX आ गया, दैट इज ऑक्सीडेशन, तो ये हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल बताया वही इसका एग्जाम्पल है।
कि ये कॉपर ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन है। ये रिएक्शन के बाद कॉपर अलग हो गया और H2 के साथ O आ गई तो वो हो गया H2O। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। कैसे हो रहा है देखो, मैं आपको अलग कलर से बताता हूँ। यहाँ पर ऑक्सीजन था Cu में, ठीक है। रिएक्शन के बाद यहाँ से ऑक्सीजन हट गया तो मैं इसे कहूँगा कि यहाँ रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन हट गया यानी रिडक्शन हुआ, ठीक है। तो यहाँ मैंने नीचे लिख दिया कि यहाँ रिडक्शन हो रहा है। और इस H2 को देखो, ये H2 में O नहीं था और रिएक्शन के बाद यहाँ पर O आ गया, H2O हो गया, यानी ये ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। तो इससे मैं कहूँगा कि यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है ना। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो मैं इसे कहूँगा रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो आपकी टेक्स्ट बुक क्या कहती है। आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है, देखो, इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो उसे कहेंगे ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर कोई सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन लूज़ कर देता है तो उसे हम कहेंगे कि वो रिड्यूस हुआ है, यानी कि वहाँ पर रिडक्शन वाली प्रोसेस हुई है, ठीक है। अब 1.29 रिएक्शन में द कॉपर ऑक्साइड, ये इसके ऊपर वाली मतलब इस पेज के ऊपर दिया गया है, मैं आपको अगली साइड में भी बताता हूँ। द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बिंग रिड्यूस, द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बिंग ऑक्सीडाइज। अब इधर ही देख लो, यहाँ पर दिया भी है कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट जा रहा है तो वहाँ रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिल रहा है तो वो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज वाइल द अदर गेट्स रिड्यूस्ड। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसे ऑक्सीजन मिल रहा है, और दूसरा जो रिएक्टेंट है वो रिड्यूस हो रहा है, यानी वहाँ से ऑक्सीजन हट जा रहा है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें ये दोनों हो रहे हों तो उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या फिर शॉर्ट में कहें तो रेडॉक्स रिएक्शन। इसके दूसरे एग्जाम्पल हैं ये ZnO plus C, Zn plus CO, MnO4 plus 4HCl gives MnCl2 plus 2H2 plus Cl2। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्जांपल्स जो हैं वो याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। इसके बहुत कम चांसेस हैं आने के, बहुत ही कम चांसेस हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक में है तो हमें तो पढ़ना है, ठीक है। अब उसके बाद है इन रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO आई मीन। यहाँ पर जो 1.31 ये वाली जो रिएक्शन है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि कार्बन को CO में रिड्यूस कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। कार्बन के पास पहले कुछ नहीं था, बाद में ऑक्सीजन आ गया तो वो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, और जो ZnO था वो Zn हो गया, यानी कि रिड्यूस हो गया। वैसे ही दूसरी वाली रिएक्शन में, उसके नीचे वाली में HCl जो है इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, और MnO4 जो है वो रिड्यूस होकर बन गया MnCl2। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी कैन से दैट इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेज हाइड्रोजन देन इट इज़ ऑक्सीडाइज। तो अब एक और इसकी डेफिनेशन बन गई कि ऑक्सीजन को गेन करे या फिर हाइड्रोजन लूज़ कर दे तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। और अगर कोई सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन को लूज़ कर देता है लेकिन हाइड्रोजन गेन कर देता है, दोनों में से कोई भी एक हो जाए बेसिकली, तो उसे हम कहेंगे रिडक्शन, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड आपकी टेक्स्ट बुक में जो एक्टिविटी है उसमें क्या करना है कि एक चाइना डिश लेनी है और उसमें 1 ग्राम कॉपर का पाउडर लेना है। कॉपर का पाउडर लेना है तो यानी Cu और सॉलिड है ना। और फिर हमें देखना है कि अब क्या होगा चाइना डिश में 1 ग्राम पाउडर लेने के बाद। अब यहाँ पर लिखा नहीं इसको, अच्छा लिखा है, मैंने नहीं पढ़ा, हीट यानी गर्म करना है, फिर देखना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर चाइना की डिश में मैंने कॉपर का पाउडर ले लिया, ठीक है, तो मैं अब उसे जला रहा हूँ। तो जलाने पर क्या होगा कि कॉपर पाउडर की जो सरफेस है, तो सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर इट बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। जो सरफेस है कॉपर पाउडर की, वहाँ पर ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड इकट्ठा हो जाएगा, कोट हो जाएगा वो। वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म। तो ऐसे ब्लैक कलर का सब्सटेंस क्यों बना भाई, क्यों बना? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कॉपर में ऐड हो गई तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। कॉपर है, मैंने उसे जलाया किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और उसे हीट प्रोवाइड की, तो CO और O2 रिएक्ट करेंगे तो बनेगा CuO, यानी यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो CuO की एक लेयर बन जाती है। और CuO जो है, देखो कॉपर जो है वो तो आपका ब्राउन कलर का होता है, शाइनी ब्राउन, ठीक है, ना ही ज़्यादा ब्राउन, शाइनी ब्राउन होता है।
और जो CuO बना यानी कि कॉपर ऑक्साइड बना वो होता है ब्लैक कलर का। अब ये एग्ज़ाम में आता है इसलिए आपको कलर याद रखना है। जो कॉपर है उसका कलर कैसा होता है, शाइनी ब्राउन, ठीक है। और रिएक्शन के बाद जो हमें मिला CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, वो कैसे कलर का होता है, ब्लैक कलर का। अब इसी CuO को अगर मैं हाइड्रोजन गैस से पास करूं, फिर उसे गर्म करूं, तो मुझे Cu अलग मिल जाएगा, कॉपर अलग मिल जाएगा और H2 यानी कि वाटर अलग मिल जाएगा। तो यानी कि CuO से मैं वापस Cu यानी कॉपर ले सकता हूँ। So if hydrogen gas is passed over this heated material, the black coating on the surface turns brown as the reverse reaction takes place and copper is obtained. यानी कि अगर हाइड्रोजन गैस को पास करूं कॉपर ऑक्साइड से, तो जो ब्लैक कलर की कोटिंग थी वो हट जाएगी और जैसा कॉपर पहले ब्राउन था वैसे ही मुझे ब्राउन मिल जाएगा, ठीक है। ये था आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब हम देखते हैं इनके इम्पैक्ट क्या होते हैं। रिएक्शंस तो होते रहते हैं, लेकिन रिएक्शंस के दो इम्पैक्ट देखते हैं, एक है कोरोजन, एक है रेंसिडिटी। कोरोजन में क्या होता है, तो देखो रस्टिंग होती है ना, आयरन लोहा जो होता है, आयरन का कोई भी आर्टिकल हो और अगर मैं उसे मॉइस्चर वाली जगह पे छोड़ दूँ, ठीक है, यानी कोई ऐसी जगह जहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हों, या तो मैं पानी में डाल दूँ या फिर मैं उसे खुला भी छोड़ दूँ, तो एयर में भी मॉइस्चर तो होता ही है, तो वो एयर के साथ रिएक्ट करता है और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, जिससे वो कोरोड हो जाता है, उसके ऊपर जंग लग जाती है, रस्ट लग जाती है ना। तो ऐसा क्यों होता है वो देखो। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ो कि कोरोजन में क्या होता है कि व्हेन अ मेटल, कोई भी मेटल हो बेटा, इज अटैक बाय सब्सटेंस लाइक मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा, वो मॉइस्चर से या फिर एसिड के साथ अटैक होता है, यानी कि रिएक्शन करता है, बेसिकली एसिड हो या फिर कोई मॉइस्चर हो, तो वो कोरोड हो जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। और इसके एग्जांपल क्या हैं, आयरन आर्टिकल्स पे रस्टिंग, जो कि ब्राउन कलर की रस्टिंग होती है ना। आयरन एक बार अगर लोहा का जो कोई भी पार्टिकल है, अगर उस पर जंग लग जाती है तो उसके बाद आप उसे वापस नहीं पा सकते हैं ना, जैसा आयरन पहले था। और दूसरा ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग हो जाना। अभी हमने ऊपर रिएक्शन देखी कि सिल्वर को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रखते हैं तो ब्लैक कलर की कोटिंग बन जाती है, सिल्वर ऑक्साइड। वैसे ही कॉपर भी आपने देखा हो कि कुछ लंबे समय से कॉपर रखा हो बार, तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है ना। उसके बाद ये 3 एग्जाम्पल हैं कोरोजन के। अब कोरोजन के बारे में शॉर्ट नोट आती है 2 मार्क्स में, तो अगर आप इतना भी लिखते हो तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको इतना पूरा याद रखना है, कोरोजन की डेफिनेशन और उसके कम से कम 3 एग्जाम्पल, ठीक है। अब आपकी टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी। आयरन आर्टिकल्स कितने चमकदार होते हैं जब उन्हें खरीदते हैं, लेकिन बाद में रेडिश ब्राउन कलर के पाउडर से कोट हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं रस्ट। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको हम आयरन की रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। और कुछ अदर जो मेटल्स होते हैं वो भी इसी तरीके से टार्निश हो जाते हैं। अब आपने ऐसा क्वेश्चन पूछना है कि हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म ऑन कॉपर और सिल्वर। क्या आपने कभी देखा कि कॉपर और सिल्वर पर कैसी कोटिंग हो जाती है? तो कॉपर पे कैसी कोटिंग हो जाती है, लंबे समय तक रखो तो ग्रीन कलर की, और सिल्वर पर कैसे हो जाती है, ब्लैक कलर की। तो व्हेन अ मेटल इज अटैक बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, ठीक है, तो वो कोरोड हो जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। जैसे कि ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर और ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। अब कोरोजन की वजह से क्या होता है, जैसे कि कार की बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, ब्रिज होते हैं, आयरन रेलिंग्स, शिप्स यानी जहाज, और जितने भी ऑब्जेक्ट जो है मेटल्स के बने हुए हैं उनको बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचता है। क्यों? क्योंकि एयर में तो पहले से ही मॉइस्चर है, तो रिएक्ट तो करेगा ही और बाद में क्या होगा, रस्टिंग हो जाएगी। स्पेशली डोज ऑफ आयरन, और जो स्पेशली आयरन की चीज़ें बनी होती हैं उन पर तो ज़्यादा असर पड़ता है कोरोजन का। सो कोरोजन ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम। एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन। तो हर साल क्या होता है कि आयरन को रिप्लेस करने में बहुत पैसा लग जाता है, क्योंकि आयरन की एक ही चीज़ थोड़ी ना होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और शिप्स वगैरह होती हैं वो भी आयरन की होती हैं, वो तो वाटर में यानी कि पानी में उन्हें चलना होता है, तो उनमें क्या होता है कि कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, जिंक की कोटिंग कर देते हैं। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होती है, चैप्टर 3 में आप पढ़ने वाले हो। देखो नीचे क्या लिखा है कि यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन। कोरोजन के बारे में आप ज़्यादा कहाँ पढ़ोगे, इसी बुक के चैप्टर नंबर 3 में, जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। अब बचता है हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या है
कि रेंसिडिटी इज़ द प्रोसेस इन विच फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन फूड मटेरियल बिकम ऑक्सीडाइज। देखो अगर आप खाने के पार्टिकल को ज़्यादा देर तक बाहर रखते हो, स्पेशली गर्मी के टाइम, तो क्या होता है कि जो हमारे फूड के अंदर ऑयल होता है और जो फैट होता है दोनों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अभी हमने पढ़ा ऑक्सीडाइज मतलब कि उनमें ऑक्सीजन आ जाती है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज होने की वजह से क्या होता है कि उनका स्मेल और उनका टेस्ट दोनों ही चेंज हो जाता है। सीधी सी बात कहूँ तो वो सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। सो रेंसिडिटी बोलते हैं इसको। रेंसिडिटी इज़ द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है जिसमें फ़ैट और ऑयल जो हैं जो फूड मटेरियल्स में होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जब हम उन्हें बाहर लंबे समय तक रखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि उनकी स्मेल और उनका टेस्ट दोनों ही क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इससे बचने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन को रोके, सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन को रोकें। और इसका एक एग्जांपल है नाइट्रोजन गैस। ये जो है क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है, गुजरात बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि कौन सी ऐसी गैस है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, तो कौन सी है, नाइट्रोजन गैस। और इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है, क्वेश्चन आंसर में भी ये टॉपिक आ चुका है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में भी क्या है, हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो टेस्ट करते तो कैसा, फिर लंबे समय तक बाहर रखा रहे तो गल भी जाता है ना। चिप्स वगैरह आप खोल के रख दो। When fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste changes। तो वही जो मैंने आपको भी ऊपर बताया कि फैट और ऑयल जो होते हैं हमारे फूड के अंदर वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जिससे वो रेंसिड हो जाते हैं। सीधी सी बात कहें तो उनकी स्मेल और उनका टेस्ट दोनों ही चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, जिसे हम क्या कहेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स, आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, जिस खाने के अंदर फैट और ऑयल होता है जैसे कि चिप्स वगैरह होती हैं, तो इनके अंदर ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है, नाइट्रोजन गैस। आगे क्या लिखा है, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। अगर हम खानों को एयर टाइट कंटेनर्स में भी डाल दें ना, जो एकदम बंद पैक करके, तो वो भी ऑक्सीडेशन रोक देता है, लेकिन वो उसे स्लो करता है। ऐसा नहीं कि अब ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, वो बस उसे स्लो कर देता है। एंड डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन। तो चिप्स जहाँ बनती है, चिप्स मैन्युफैक्चरर्स वो क्या करते हैं, चिप्स के बैग में नाइट्रोजन वाली गैस डाल देते हैं। इससे क्या होता है, दे प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। वो चिप्स ऑक्सीडाइज ना हो जाए, इससे उन्हें बचाता है, यानी कि रोकता है, ठीक है। तो बस इतना था आपके चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में। यहाँ पर हमारी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर होता है ख़त्म। यहाँ पर आपकी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करेंगे।